हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम लोग अपने लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वार 1 के बाद नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ और महात्मा गांधी ने जब ये मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा और सप्रेसिव पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, क्लैम्प डाउन कर दिया पूरी मूवमेंट को, और इमीडिएट एक कॉज था जो कि चोरी चोरा वाला जो इंसिडेंट हुआ था। ऐसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल बैक कर लिया, कॉल ऑफ किया, मीन्स विड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के इस मूव से, इस तरह के डिसीजन से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स नाखुश थे, क्योंकि कुछ लीडर्स तो इस मूवमेंट को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन जो बाकी के लीडर्स थे जो पहले इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के फेवर में नहीं थे, अब उनको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक और डिवीजन हो गया। तो इनमें से दो ऐसे लीडर थे, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताश्री थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने से पहले भी महात्मा गांधी को यह सजेस्ट किया था कि हमें जो इंपीरियल काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें हमें पार्टिसिपेट इलेक्शंस में करना चाहिए और हम गवर्नमेंट में रह करके अपनी आवाज को उठा सकते हैं, वो एक बेहतर तरीका है। लेकिन महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया और उनके कहने पर इन सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने इस पूरे मूवमेंट को चलाया। लेकिन इसका कुछ भी आउटकम्स तो निकला नहीं, कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने सप्रेसिव मेजर्स उठाए और अलर्ट हो गई गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ? CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपने आप को सेपरेट किया और एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। और भी बहुत सारे लीडर्स इनके साथ इस पार्टी में चले गए। तो इन लोगों को कहा जाने लगा स्वराजीज। स्वराजीज 1923 में ये डिवीजन इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। इसके बाद आपकी बुक में जो इंपॉर्टेंट इवेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो दिया हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 से 1932 तक भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह एक बहुत बड़े लेवल पर, उससे भी ज्यादा बड़े लेवल पर, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो सिर्फ फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया था, नॉन कोऑपरेट किया गया था गवर्नमेंट को। अब कानून भी तोड़े गए, सिविल डिसोबीडियंस किया गया। तो फ्रेंड्स, आपके चैप्टर में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो दिया हुआ है, लेकिन इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट 1922 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल बैक किया, उसके बाद से 1930 जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, इस दौरान भी बहुत सारी ऐसी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भारत में हुई जिनका जिक्र हमारे इस चैप्टर में नहीं है, मगर फिर भी मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे एक नई रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस पार्टी का गठन राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने किया था। सत्येंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, ऐसे नेताओं ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। और ये वही पार्टी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1925 में ब्रिटिश खजाने को लूट लिया। तो दोस्तों, HSRA पार्टी, जिसका बाद में इसी का नाम बदल करके किया गया HSRA, यही वो पार्टी है जो भगत सिंह ने इसी पार्टी को ज्वाइन किया और फिर इस पार्टी का नाम बदल करके
1927 के बाद इस पार्टी को भगत सिंह ने ज्वाइन किया और इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, जिसका पहले नाम था HRA। तो ये HRA पार्टी का गठन जिन लोगों ने किया, चंद्रशेखर आजाद, सत्येंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, ये वही रामप्रसाद बिस्मिल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वो वही चंद्रशेखर आजाद था जिसको अल्बर्ट पार्क में चारों तरफ से जब आर्मी ने सराउंड कर दिया तो वो पुलिस के हत्थे नहीं आए और खुद को शूट कर लिया। वो आजाद, आज उस पार्क का नाम आजाद पार्क रख दिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी। क्या हुआ काकोरी कॉन्स्पिरेसी? 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, कलकत्ता से दिल्ली की तरफ आ रही एक ट्रेन जो सरकारी खजाना लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, उसे यूपी में एक काकोरी स्टेशन के पास, लखनऊ के पास एक स्टेशन है काकोरी, वहां पर इसमें पहले से ये लोग ट्रेन में सवार थे और जैसे ही ट्रेन लखनऊ क्रॉस करके काकोरी स्टेशन में पहुंची तो राजेंद्र लहरी ने चेन पुल कर दी, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। तो इमरजेंसी ब्रेक लगे, चेन पुलिंग के बाद ट्रेन रुकी और ट्रेन को लूट लिया गया। यह बहुत बड़ी घटना हुई काकोरी कॉन्स्पिरेसी, सरकारी खजाना ही लूट लिया गया। ऐसे में सरकार ने इन लोगों को पकड़ने के लिए बहुत सारे इनाम घोषित किए गए और पुलिस इनके पीछे लगा दी गई। इन लोगों को 2 साल के अंदर अलग अलग जगहों से अरेस्ट कर लिया गया। कुछ लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया और चंद्रशेखर आजाद जैसे खुद को ही सुसाइड कमिट करके या खुद को गोली मार करके आजाद ही बने रहे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात जो इंपॉर्टेंट चीज हुई 1927 में, देखिए फ्रेंड्स, भारत में इतने सारे जो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो बढ़ती जा रही थी, बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट डेली बेसिस पे होने लगे थे। हर रोज किसी न किसी पुलिस ऑफिसर को मारा जा रहा था, स्टेशंस पे अटैक किए जा रहे थे, वर्कशॉप पर अटैक किए जा रहे थे, स्ट्राइक हो जाती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम भारत में फॉलो हो रहा था उसमें ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे, इसको जानने के लिए ब्रिटेन में अब जो नई गवर्नमेंट बनी थी, इस समय 1927 में दोस्तों ब्रिटेन में इलेक्शन हुए और वहां पर एक नई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बनाई गई। तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी इसे कहा जाता है टोरी गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम था टोरी। टोरी गवर्नमेंट बनने के बाद 1927 में डिसाइड किया गया कि भारत में इस तरह की जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है, क्रांतिकारी इतनी सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये जो क्रांति हो रही है, ये जो इस तरह का सरकार के प्रति लोगों का इनसेटिस्फेक्शन है या अविश्वास है, वो क्यों है और किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को, रिफॉर्मेशंस को हमें करना चाहिए, वो सजेस्ट करने के लिए 3 मेंबर की एक कमीशन बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता, जिसका सीनियर प्रेसिडेंट बनाया गया सर जॉन साइमन को। इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। तो 1928 में साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो इसका एक ड्रॉबैक था। साइमन कमीशन वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए भारत भेजा गया था, रिसर्च करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए चीज़ों को, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो भारत के लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि इस कमीशन में भारत के लोगों को भी, लीडर्स को भी इंक्लूड किया जाए, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे अब भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने डिसाइड किया कि इस कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा। तो जब सर साइमन के साथ में साइमन कमीशन लाहौर स्टेशन पे जब पहुंचे तो वहां लाला लाजपत राय की लीडरशिप में एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रोसेशन वहां पहुंचा और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। उस समय जेम्स स्कॉट करके एक अधिकारी ने बैटन चार्ज करने का ऑर्डर दिया, लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय को सर में चोट लगने से उनकी डेथ हो गई। और इस लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके मित्र दोनों राजगुरु, भगत सिंह और राजगुरु
दोनों ने मिलकर के निर्णय किया कि अब हम लोग इसका बदला लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि 1928 दिसंबर के महीने में 1928 में ये लोग जेम्स कोर्ट को मारना चाहते थे, लेकिन जेम्स कोर्ट को मारने के इरादे से जब ये वहां गए तो इन्होंने गलती से जेम्स कोर्ट को तो नहीं मारा, इन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया। इनको लगा कि यही जेम्स कोर्ट है, लेकिन वो 21 साल का एक 21 ईयर ओल्ड एक ब्रिटिश अधिकारी, असिस्टेंट ऑफिसर था, एक जूनियर लेवल का ऑफिसर था, गलती से उस 21 साल के सॉन्डर्स को इन्होंने गोली मार दी और साथ में एक भारतीय को भी गोली मार दी। तो इस तरीके से अब इनके पीछे पुलिस को लगा दिया गया इनको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ये छुपते छुपाते रहे। उसके बाद साइमन कमीशन फेल हो गया इंडिया में। इस प्रकार सॉन्डर्स को गोली मार दी भगत सिंह ने। फिर इसके बाद जो मेन इंसिडेंट हुआ वो हुआ कि इन्होंने 1929 अप्रैल के महीने में लाहौर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कम इंटेंसिटी वाले बॉम्ब फेंक करके ब्रिटिश सरकार और बहुत सारे पर्चे फेंक करके ब्रिटिश सरकार को जताने की कोशिश की कि हम आज़ाद हैं और हमें स्वराज चाहिए, तुम दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम लड़के ले लेंगे। तो इस तरह का मैसेज ये ब्रिटिश सरकार के आंख और कान खोलना चाहते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस तरह की कॉन्स्पिरेसी के लिए अरेस्ट कर लिया गया और 23 साल की उम्र में 1931 में मार्च 1931 में 23 मार्च को इनको फांसी दे दी गई। तो फ्रेंड्स ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी था। वैसे आपकी बुक में ये चैप्टर में ये चीज नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताने की मैंने सोचा कि आपको ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, जरूरी चीजें हैं। चलो फ्रेंड्स, अब इसमें साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है, HRA पार्टी के नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मेन चीज है वो है डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड बाय लॉर्ड इरविन और डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए दोस्तों, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है लाहौर का अधिवेशन, लाहौर सेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने लाहौर में इस अपने सेशन में डिक्लेयर किया कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी गई। इससे पुराने जो वायसराय थे रीड, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी और नए अधिकारी लॉर्ड इरविन को 1928 में भारत में भेजा गया। तो जब लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय बन के आए तो उन्होंने भारत के लोगों को, लीडर्स को डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि देखिए, भारत को बहुत आजादी तो दे दी जाएगी काफी हद तक, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाइए, लेकिन जो सुपीरियर पावर होगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में होगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है फाइनल डिसीजन लेगी, रूल रेगुलेशन जो चलेंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। भारत बिल्कुल सोवरेन कंट्री नहीं होगा। तो इस तरह का डोमिनियन स्टेटस जो है लॉर्ड इरविन ने हमारे लीडर्स को ऑफर किया, लेकिन भारत के लोग अब इतने से राजी नहीं थे, उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। दे वर नॉट सेटिस्फाइड नाउ विद डोमिनियन स्टेटस। अब इसके बाद क्या हुआ, 1929 में दिसंबर के महीने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का सेशन बुलाया गया लाहौर में। इसे कहते हैं लाहौर सेशन, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज की मांग रखी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग रख दी। और यह घोषणा की गई कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो यही हुआ दोस्तों, डोमिनियन स्टेटस को नहीं माना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हो गई और महात्मा गांधी जी को कहा गया, महात्मा गांधी जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, इनको अब कहा गया कि अब आप कोई प्लान बनाइए, ऐसा कुछ प्लानिंग कीजिए
कि अब हम सब एक साथ यूनिफाइड वे में ब्रिटिश सरकार से लोहा ले सकें और प्रोटेस्ट कर सकें। तो महात्मा गांधी ने कोई भी नई मूवमेंट शुरू करने से पहले, देखिए अगले साल 26 जनवरी 1930 को जैसा कि पहले प्लान किया गया था, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और इसके 4 दिन बाद 31 जनवरी 1930 को अब महात्मा गांधी ने बहुत सारी शर्तें लिख करके लॉर्ड इरविन को भेज दी कि हमारी इन शर्तों को मान लीजिए। लेकिन लॉर्ड इरविन ने उनकी किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। तो महात्मा गांधी ने उस चीज में यह भी लिख दिया था कि अगर आपने हमारी शर्तों को नहीं माना तो हम आपको, आपके इस व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नॉन कोऑपरेट करेंगे और साथ में आपके कानूनों को भी नहीं मानेंगे, आपके कानूनों को तोड़ देंगे, यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर देंगे। जब लॉर्ड इरविन ने उनकी किसी भी डिमांड को नहीं माना और सप्रेसिव मेजर्स उठाए, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि बहुत बड़े डिसिपल थे, फॉलोअर्स थे महात्मा गांधी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे में महात्मा गांधी अपने आश्रम साबरमती चले गए। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे इनका आश्रम। तो अपने आश्रम से इन्होंने पैदल यात्रा शुरू की और 24 दिन की एक लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को मार्च में इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। मार्च में महात्मा गांधी ने अपने आश्रम से, जो कि इनका आश्रम कहां पर है, साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है, वहां से गुजरात में एक समुद्र के किनारे एक जगह है जिसका नाम है डांडी। आश्रम से डांडी तक की यात्रा कंप्लीट की और वो डांडी पहुंचे 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को वहां पहुंच करके अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 240 मील का ये सफर इन्होंने पैदल चल के पार किया। और रास्ते में बहुत सारे लोगों को ये स्वराज का मतलब समझाते रहे और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स बनते चले गए और एक भीड़ जो है डांडी पहुंची। और यहां जाकर के 6 अप्रैल को इन्होंने नमक हाथ में उठा करके नमक कानून को तोड़ दिया और इस तरह से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हो गई। तो फ्रेंड्स, आप आज के अपने इस वीडियो में इतना ही काफी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कैरी ऑन हुआ और फिर क्या रेस्पॉन्ड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर।